नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज की पहली और बड़ी खबर, देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव है। राज्यों में जमकर हो रही बारिश से जहां लोगों की गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं किसानों को धान और बाजरे की खेती करने में सहूलियत हुई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान थे, लेकिन इस बीच गुरुवार की सुबह दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक्टिव है। इसकी वजह से कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान थे, लेकिन इस बीच गुरुवार की सुबह दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में रोजाना किसी न किसी इलाके में बादल बरस रहे हैं। बुधवार की सुबह भी राजधानी में झमाझम बारिश हुई थी। बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के द्वारका और लाजपत नगर के साथ ही बादल नोएडा और गाजियाबाद में भी मेहरबान रहे। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय हाजीपुर में जीएम छत्रसाल सिंह एवं दानापुर मंडल के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि अगले 50 वर्षों की संभावित भीड़ को देखते हुए दानापुर मंडल, दानापुर रेलवे डिवीजन के पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर व पाटलिपुत्र स्टेशन के विकास व विस्तार की नए सिरे से प्लानिंग की जा रही है। इसका सर्वे जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूपीए के कार्यकाल 2004 से 2014 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए 132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 9 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि झारखंड को भी 7,302 करोड़ मिले हैं। बिहार में रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। बिहार के 22 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बिहार में 78,356 करोड़ की लागत से नई लाइन, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन की 55 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच मची कलह के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या और उनमें आरक्षण के नियम का पालन किए जाने की जानकारी मांगी थी, जिसके आंकड़े सामने आने शुरू गए हैं। यूपी में अभी सूचना विभाग में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें 676 कर्मचारियों में से 512 कर्मचारी रिजर्व वर्ग से हैं। केशव मौर्य ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी थी। इस संबंध में सूचना विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सूचना विभाग में उनके पास आउटसोर्सिंग द्वारा कुल 676 कर्मचारी हायर किए गए हैं। इनमें से 512 कर्मचारी रिजर्व कोटे के हैं। वहीं 340 कर्मचारी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो 75% से भी अधिक हैं। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। भारत ने लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों को निपटाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी सिस्टम का दूसरा चरण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने दुश्मन की 5,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु शक्ति से संपन्न मिसाइलों के खिलाफ अपनी रक्षा करने की क्षमता दिखाई है। इस टेस्ट के लिए ओडिशा के 10 गांवों को खाली करा लिया गया था। बुधवार को धामरा मिसाइल कॉम्प्लेक्स से दुश्मन की टारगेट मिसाइल लॉन्च हुई। 4 मिनट के भीतर बीएमडी सिस्टम ने इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर दी। इंटरसेप्टर ने टारगेट मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। भारत का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायल के आयरन डोम जैसा है। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल जैसे देशों के उलट भारत को प्रभावी बीएमडी सिस्टम की तैनाती के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने फास्ट टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली को शुरू में लागू करने का फैसला लिया है। गडकरी ने सड़क मंत्रालय की तरफ से बुधवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। भाषा की खबर के मुताबिक एक लिखित उत्तर में गडकरी ने कहा कि जीएनएसएस पेस्ट टोल के संबंध में पायलट अध्ययन कर्नाटक में एनएच 255 के बेंगलुरु मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच 709 के पानीपत हिसार खंड पर किया गया है। हितधारकों से परामर्श आयोजित किया गया। खबर के मुताबिक गडकरी ने कहा कि 25 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हितधारकों से परामर्श आयोजित किया गया था और 7 जून 2024 को व्यापक औद्योगिक परामर्श के लिए वैश्विक अभिरुचि अभिव्यक्ति ईओआई आमंत्रित की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 22 जुलाई 2024 है। एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड हाईवे के प्रावधान के साथ रसद में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मास्टर प्लान सड़क मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के तहत ई वे बिल, जीएसटी, टोल और यातायात सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के साथ परिवहन मॉडल का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ।
मोदी सरकार 3.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया था। इसमें रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे इसका बड़ा हिस्सा रेल सुरक्षा और स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर खर्च करेगा। पुरानी पटरियों बदली जाएंगी, सिग्नल सिस्टम में सुधार होगा और फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे। इस पर 1,08,795 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 60 सालों की अपेक्षा मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में रेलवे का बहुत विकास हुआ है। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। करीब 96% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि रेलवे को मिले बजट का कहां और कितना खर्च किया जाएगा। आइए पॉइंट वाइज समझते हैं कि इस बजट को लेकर भारतीय रेल का क्या प्लान है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। इस बीच वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इनकम टैक्स में राहत देने के साथ ही सरकार ने एंजल वन जैसे टैक्स को खत्म करने का भी ऐलान किया है। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब को भी चेंज कर दिया है, जो पहले से ज्यादा टैक्स की सेविंग करेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर भी सरकार ने एक खास बदलाव किया है, जो कर्मचारियों के मंथली बजट को प्रभावित करेगा। एनपीएस को लेकर बजट में क्या हुआ ऐलान? एफएम निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अब कटौती को बढ़ा दिया गया है। अब एम्प्लॉयर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 10% की जगह 14% कटौती करेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पहले सिर्फ एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन करते थे, उन्हें अब 14% का कंट्रीब्यूशन देना होगा। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए संसद में बुला लिया। बुधवार को संसद भवन पहुंचे इन किसान नेताओं को एंट्री नहीं मिली तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती। वहीं राहुल गांधी के ऐतराज के बाद उन्हें एंट्री मिल गई। अब किसान नेताओं से राहुल गांधी संसद भवन के अपने उस दफ्तर में मिल सकेंगे जो उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मिला है। किसान नेताओं को एंट्री न मिलने के आरोपों पर मीडिया ने पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि यह बात तो आपको नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे। राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में कहा कि इन लोगों को शायद इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि ये किसान हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बजट में किसानों का ध्यान न रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम तो किसानों के लिए बजट मांग रहे थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए पैकेज ला रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के शरणार्थियों को आश्रय देने की पेशकश पर आपत्ति जताई है। सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की ओर से कहा गया है कि आतंकवादी इस तरह की घोषणा का फायदा उठा सकते हैं। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की विशाल शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं तो उनकी सरकार उन्हें आश्रय प्रदान करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि यह एक अन्य देश है और इस विषय पर केंद्र सरकार बोलेगी, लेकिन अगर असहाय लोग बांग्लादेश से बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव भी है कि पड़ोसी शरणार्थियों का सम्मान करेंगे। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। नीट यूजी काउंसलिंग विंडो आज यानी 24 जुलाई से खुल सकती है। काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 5 स्टेप में होगी काउंसलिंग। नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में कई चरणों में होती है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन भरना और लॉक करना, सीट अलॉटमेंट और आखिर में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना शामिल है। नीट की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट्स को कई डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। जुलाई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अलग अलग याचिकाओं पर 5वीं सुनवाई की और लंबी जिरह के बाद फैसला दिया कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, यानी री एग्जाम नहीं होगा। सीजेआई ने कहा पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा पूरी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 571 सेंटर पर यह परीक्षा हुई थी। हमने इसकी एनालिसिस रिपोर्ट देखी है। इसमें पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए परीक्षा को रद्द करना 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दे और आप कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली न्यूज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।